हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज को, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज सेकेंड जो फेज आता है दैट इज फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन की अवस्था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लीजिए आपके जो प्रीवियस टॉपिक हैं। जैसे जैसे आपकी स्लाइड आगे बढ़ रही है, आपके पास नए टॉपिक्स आ रहे हैं और आप इन सभी चीज़ों के बारे में रिवाइज करते रहेंगे। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, जिसको हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा था। ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक ये रह जाता है। इसके अलावा आपको एक होमवर्क दिया गया था। इसके अलावा आपको होमवर्क दिया गया था और आपसे कहा गया था कि ये फेजेस आपको दिए गए हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। आपको फेज के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पर किस चीज की स्थिति बतानी थी। आपको बताना था एफएसएच का सिक्रीशन, एलएच के सिक्रीशन के बारे में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंडोमेट्रियम। यही तो हमने सारी चीजें यहाँ पर समझी थी। आपको यही जो ग्राफ है वो यहाँ पे बनाना था। आगे बढ़ते हैं, ये एक एक करके आपको हर एक फेजेस के बारे में बता रहे हैं। वैसे देखो, पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जब ग्राफ को समझा है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं, या हो सकता है किसी को लैंग्वेज बनाने में दिक्कत होती होगी। तो उसके लिए ऐसा है कि एक बार के लिए हम ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने एक ग्राफ देखा था, उसमें सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज। आपने बोला इन दिस फेज द मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक्स प्लेस। इस फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड द फ्लो नेचुरली लास्ट फॉर 3 to 5 days या 3 to 7 days। ठीक है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देखो, जो मेंस्ट्रुएशन सिक्रीशन यहाँ पर होता है, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो यहाँ पर होती है, वो वैरी करती है। किसी में वो 3 दिन तक भी रह सकती है, किसी में 4, किसी में 5 और किसी में 6 या 7 दिन तक भी जा सकता है, विच इज नॉर्मल। ये डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे और किसकी साइकिल कैसी है, इस पे यहाँ पे वेरी करता है। तो एक अगर हम देखें 3 to 5 या 3 to 7 days आएगा, तो 3 to 5 days है तो वो भी सही है। 3 to 7 भी जा सकता है किसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है इन दिस फेज द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलोंग विद ब्लड वेसल्स फॉर्म अ रेड लिक्विड सब्सटेंसेस दैट कम्स आउट ऑफ वेजाइना। हमने बोला यहाँ पे क्या होता है, इस फेज में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो टूटती है अलोंग विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होंगे यहाँ पे, जो फॉर्म करते हैं रेड लिक्विड सब्सटेंस। क्या बोला गया, एंडो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद अ ब्लड वेसल फॉर्म अ रेड लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होंगे, कुछ टिश्यू भी निकलते हैं, जो ब्लड है वो भी निकलता है, ओवम है वो भी निकलेगा। दिस प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस इन द कंडीशन व्हेन द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तभी होगा जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी ये कंडीशन आती है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर। जब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होगा मतलब प्रेगनेंसी होगी, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। ठीक है, some factor like stress, poor diet, poor health, etc. affect menstruation। menstruation को कुछ चीजें अफेक्ट करती है, जैसे कि स्ट्रेस लेना, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, कोई प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, कोई फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो जो इसका असर किस पे पड़ता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब यहाँ पे होती है। ठीक है, चलो, पहला फेज तो हमने यहाँ पे समझ लिया है। सेकेंड फेज आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप हो रही है। इन दिस फेज मेंस्ट्रुएशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स अकर। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनती है। देखो, फॉलिकल तो कब से बनती थी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था उसी दिन से फॉलिकल्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी, और फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बन जाती है। In the ovary, the primary follicles grow become a fully mature Graafian follicle. इस फेज में Graafian follicle बन जाता है. The endometrial lining of uterus regenerates by a
प्रोलिफरेशन, यहाँ पे जो एंडोमीट्रियम है वो भी यहाँ पे फिर से बनने लग गई है। These changes in endometrium and follicular regenerations are induced by ovarian hormones, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH। आपने बोला ये जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम बन रही है इसका कारण क्या है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होता है। The secretion of LH and FSH gonadotropin increase gradually in this phase to stimulate a follicular development। यहाँ पर क्या होता है, FSH और LH का secretion बढ़ता है। The secretion of estrogen by the growing follicles is also stimulated by the increased level of LH and FSH। आपने कहा कि जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है, the secretion of estrogen by growing follicles is also stimulated by दिस इंक्रीज लेवल ऑफ LH FSH। आपने कहा कि जो फॉलिकल से उसका एस्ट्रोजन निकलेगा वो भी किससे स्टिमुलेट होता है, LH और FSH से होता है। सेकंड फेज हो गया, ग्राफिन फॉलिकल बन जाती है। अब देखो ग्राफिन फॉलिकल टूटेगी। ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज में क्या है, दिस इज द फेज वेयर द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी टेक्स प्लेस। आपने कहा कि यहाँ पर जो होता है ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा। In this phase, the level of LH and FSH attain a peak mid-cycle around the 14 days। आपने कहा जो मिड वाली साइकिल आती है, मिड यानी कि 28 डेज की साइकिल है, और जो मिड वाला यहाँ पे 14 डेज यहाँ पर आपको बता रखा है। तो 14 डेज में क्या होगा, जो LH और FSH है वो एकदम एक सर्ज आएगा, एक पीक पर हो जाएंगे। LH सर्ज जिसको कहते हैं, द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग अ मैक्सिमम LH लेवल इन मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्च का मतलब क्या होता है, जब LH का सिक्रेशन एकदम से बढ़ जाता है, एकदम सडन इंक्रीमेंट अगर होता है तो उसको LH सर्च कहते हैं। इट इंड्यूस द रैप्चर ऑफ अ ग्राफिन फॉलिकल्स टू रिलीज द ओवम। इससे क्या होता है, LH जो है वो ग्राफिन फॉलिकल को क्या कर देता है, बर्स्ट कर देता है, यानी कि उसको क्या करेगा, रैप्चर कर देगा या फोड़ देगा, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही ओवम है। तो इसको हम ओव्यूलेशन कहेंगे। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ मैच्योर Graphene follicle is known as ovulation. It occurs due to the LH surge which takes place in mid-cycle around 14 days। ठीक है, मिड साइकिल में ये होता है। ओव्यूलेशन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है ओव्यूलेशन, क्या रीजन होता है ओव्यूलेशन का। एक बार देखो, LH सर्ज और ओव्यूलेशन देखो, पढ़ो यहाँ पे। आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी चीजों को समझने में, बस हमें रीड करना है क्या क्या चीजें हमने ग्राफ में समझी हैं। तो देखो एक बार, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। लास्ट जो आता है दैट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है। तो आपने कहा ल्यूटियल फेज, दिस इज द फेज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज। इसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, बट एंड में कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई है तो उसकी डेथ हो जाएगी। The ruptured parts of a graphene follicles after ovulation form the yellow body called corpus luteum। अच्छा ये ध्यान देना, पूछ लिया जाता है corpus luteum क्या है। रैप्चर्ड पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल्स का आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब हो गया, ग्राफिन फॉलिकल से जब ऊन निकल गया तो रेस्ट पार्ट जो बच जाता है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इट सीक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये ध्यान रखना, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। इसी को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब आप कहेंगे प्रेगनेंसी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने तो बोला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम को तो अभी नहीं पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहाँ पे प्रिपरेशन करता है फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है ये तो चलता है यहाँ पे 13 से 14 दिन में, और उसी के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम उसकी डेथ होती है। तो आपने कहा इट सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच मेंटेन द एंडोमेट्रियम। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो एंडोमेट्रियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम की जरूरत क्यों है, इम्प्लांटेशन के लिए। जो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो आएगा वो वहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स है वहां पर भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने कहा ग्लाइकोजन को बना रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन के जितने भी इवेंट्स है, जितनी भी प्रोसेस है वो सारी बंद हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। आपने कहा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ आफ्टर 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। हमने कहा था क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है LH FSH को। LH और FSH ही मेंटेन कर रहा था यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम को। LH FSH का
जो यहाँ पे लेवल है वो गिरता है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट है वो भी एकदम से नीचे गिर जाता है, एंडोमेट्रियम फिर से आपने कहा डिजनरेट होने लगती है। दिस कॉज आर दिस इंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग अ मेंस्ट्रुअल एंड हैंस अ न्यू साइकिल स्टार्ट, और ऐसे ही यहाँ पे नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझा है, अगर आपने ये जो ग्राफ है, ये जो स्लाइड है वो आपने समझी है, तो आप यहाँ पे थ्योरी खुद बना सकते हैं। बस ये है कि थ्योरी सही बनाना, सीक्वेंस वाइज बनाना, हेडिंग वाइज बनाना, और ये क्या है, सही है अगर आप यहाँ पे खुद से जो थ्योरी है वो बनाते हैं। ठीक है, इन केस आपको थ्योरी बनाने में प्रॉब्लम होती है तो अब हमने थ्योरी पोर्शन भी पढ़ लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो हो गया। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम इंसेमिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या है, देखो हमने कहा इट इज द प्रोसेस इन विच अ सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द फीमेल पार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स और अ कपलेशन। यहाँ पे क्या आता है, जैसे हमने कहा था जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे पॉलिनेशन पढ़ा था, यहाँ पर हम इंसेमिनेशन पढ़ते हैं। द मेल गैमेट swims rapidly through the cervix, enter into the uterus and finally reach the site of fertilization, which is the ampullary region of the fallopian tube। ये क्या कह रहा है, जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है और सीधे कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पोर्शन में जो फूला हुआ भाग है वहां जाता है। द ओवम विच इज रिलीज बाय ओवरीज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और जो ओवम रिलीज हुआ है वो भी कहाँ है, ऑलरेडी एम्प्यूलरी पोर्शन में पहुंच जाता है। Fertilization takes place in the fallopian tube only when the ovum and male gametes are simultaneously transferred into the site of fertilization। मतलब देखो, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, हमने बना रखा है पीछे, वहीं पर देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कहता है, यहाँ पर हमें क्या बात बताई गई है, जो यहाँ पे मेल गैमीट है, मेल गैमीट कुछ ऐसे होगा। अब आप कहेंगे ऐसे तो नहीं था, हमने तो कुछ ऐसे देखा था, ये फिर ये था, फिर ऐसे था। यस, ऐसे ही था, लेकिन हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, कॉमन शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये जाता है कहाँ, इस वाले रीजन में, एम्प्यूलरी रीजन में। ये एम्प्यूलरी रीजन में जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेट है। वही फीमेल गैमेट में जब ओव्यूलेशन होता है, ओवम जो है वो ओवरी से बाहर निकलेगा, तो फिमरी क्या करती है, फिमरी में कुछ ऐसी मोशन होती रहती है, ऐसी मोशन। फिमरी क्या करेगा, इसको कैप्चर कर लेता है। अच्छा, ये ध्यान देना, आपसे पूछा भी जाता है कि मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, यानी कि इसमें गति होती है, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब है कि फीमेल गैमेट में कोई भी गति नहीं पाई जाती है, ये मूव नहीं कर पाता है। तो सोचो, फिर जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ से यहाँ कैसे जाता है। देखो, हमने पढ़ा है, जब टिश्यू पढ़ाई है हमने, क्लास 9th में हमने टिश्यू पढ़ा है, और वहाँ पर हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग टिश्यू हमने पढ़े हैं। हमने कहा कॉलमनर एपिथेलियल होता है, स्क्वैमस होता है, ठीक है, सीलिएटेड भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं। तो होता है क्या, देखो फिमरी में कुछ ऐसे मोशन होगा, और फिमरी क्या करेगा, यहाँ पे कैप्चर कर लेता है किसको, फीमेल गैमेट को। यहाँ से ये देखो, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो उंगलियों में संरचनाएं हैं, अब यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया लगे होंगे। तो इमेजिन करो कि ये जो ओवम है ये ऐसे लुढ़क करके आगे की ओर बढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मोशन तो नहीं पाया जाता है, ये मूव नहीं कर पाते, ये गति नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें मेल गैमेट, तो मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, इनमें गति होती है, बहुत रैपिडली ये क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं। तो जो फीमेल गैमेट है वो भी फाइनली यहाँ पे आ जाता है। अब आपने कहा इनका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन का मतलब सिंपल सा ये है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही सेल में आ जाता है। तो जैसे फीमेल गैमेट, आपके पास स्ट्रक्चर भी आता है फीमेल गैमेट का, ध्यान रखना, पूछा जाता है। जैसे ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है, और यहाँ पर फीमेल गैमेट के क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है या जेनेटिक मटेरियल है।
एक्चुअली में होता क्या है, जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है यहाँ पे ऐसा कुछ हमने देखा था, ऐसा कुछ हमने देखा था। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम की लेयर होती है, ये जो मिड पोर्शन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और टेल वाले पोर्शन में फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला पड़ा है, यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होता सिर्फ इतना है कि ये जो मेल गैमेट का जेनेटिक मटेरियल है वो फीमेल गैमेट में यहाँ पे आ जाता है। तो मेन जो खेल है वो जेनेटिक मटेरियल का है, जेनेटिक मटेरियल ही यहाँ पे मिक्स होने हैं, और इसी को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपको थोड़ा सा रीड करना है, आपकी बुक में कितना दिया गया है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं दिया गया, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं दिया गया है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। ये समझ में आया कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, समझ में आया। और फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है, देखो कुछ प्रोसेस होती है। हमने कहा था जो यहाँ पे फीमेल गैमेट है उसमें जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ऐसे हमने दो लेयर यहाँ पे देखी थी, जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब जैसे ही एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से अटैच होगा, मेल गैमेट अटैच होगा तभी तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट में अटैच होता है तो यहाँ पर ये कुछ मैकेनिज्म चलती है जिसको हम कह सकते हैं इनिबिशन मैकेनिज्म चलती है, जो कि अदर जो यहाँ पे गैमेट होंगे, क्योंकि मेल गैमेट तो बहुत सारे हैं, अदर जो मेल गैमेट हैं वो वापस से फिर से फीमेल गैमेट के साथ अटैच ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे एक इनिबिशन मैकेनिज्म चलती है। तो ये भी हम पढ़ते हैं कि जैसे ही क्या होगा एक मेल गैमेट, क्योंकि देखो फ्यूजन तो सिर्फ एक ही मेल गैमेट का होना है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का ही फ्यूजन होना है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे मेल गैमेट पहले यहाँ पे ओवम से अटैच होता है वो यहाँ पे इनिबिशन मैकेनिज्म चलाता है। अब क्या होगा, अदर जो यहाँ पे मेल गैमेट है वो यहाँ पे इस लेयर से अटैच नहीं हो पाएंगे, ओवम से अटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो स्मूथली चलेगा। तो पढ़ ले फर्टिलाइजेशन को। अब इंसेमिनेशन हमने पढ़ ली है। अब ध्यान दो, एक्रोसोम की बात आ रही है। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम मेक्स इजी द एंट्री ऑफ मेल गैमेट टू द ओवम बाय जोना पैलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बोल रहा है कि जो एक्रोसोम है वो क्या करता है, यहाँ पे इजी बनाता है जिससे कि मेल गैमेट जो है वो जोना पैलिसिडा जो ओवम की जो लेयर है उससे यहाँ पे क्या हो सकता है, वो अटैच हो सकता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इंड्यूस द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस। अब ध्यान दो, आपको याद होगा कि एक्चुअली में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इसके बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडियाटा है, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, इसको हम कह रहे थे ओवम कह रहे थे, ठीक है। या फिर ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। इसमें मियोसिस रुक गई थी, आपको अगर ध्यान होगा तो मियोसिस फर्स्ट हुई थी, और जब मियोसिस फर्स्ट हुई थी तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना था और एक पोलर बॉडी बनी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने कहा कि टर्शरी फॉलिकल्स बनी थी, टर्शरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल बन रही थी। मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट हुई थी, हम डायग्राम ही देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे आ जाओ, ये आपकी टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है। यहाँ पे आप सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी oocyte से ही आगे चल करके क्या होगा, फीमेल गैमेट बनता है। टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस सेकेंड जस्ट स्टार्ट ही होती है, लेकिन वो स्टॉप हो जाती है, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और आगे चल करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में हमने क्या बोला यहाँ पे, ये सेकेंडरी oocyte है, ये जोना पैलुसिडा है, और ये कोरोना रेडियाटा हमारे पास आता है। समझ आए, अब समझ आए। देखो अब हमने ये बोला कि ये तो सेकेंडरी oocyte है, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, फिर कोरोना रेडियाटा है, जोना पैलुसिडा है एंड कोरोना रेडियाटा है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि पहले सेकेंडरी oocyte है, देन जोना पैलुसिडा पहले आएगी और बाहर क्या आएगी, यहाँ पे कोरोना रेडियाटा आएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये क्या होगा, जैसे ही जो मेल गैमेट है वो इसके कांटेक्ट में यहाँ पे आता है तो एक्रोसोम का सिक्रीशन यहाँ पे होगा। ये मेल गैमेट है, ये क्या हो गया है, यहाँ पे कोरोना रेडियाटा से ये अटैच होता है, यहाँ पे एक्रोसोम का सिक्रीशन होगा, और ये इंड्यूस करता है यहाँ पर जो मियोसिस सेकेंड है उसके कंप्लीट होने में।
तो देखो हमने कहा दिस फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना था, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम मेक्स इजी द एंट्री ऑफ मेल गैमेट टू द ओवम बाय जोना पैलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्रोसोम का सिक्रीशन है वो इजी बनाता है मेल गैमेट की एंट्री को यहाँ पर किसमें, जोना पैलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, दिस फिनोमेना इंड्यूस सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस। अब क्या होगा यहाँ पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी एंड दिस इज अगेन एन अनइक्वल डिवीजन and form a second polar body and a haploid ovum। और यहाँ पर फिर से आपने कहा क्या बनेगा, हैप्लॉइड ओवम बनता है। एक्चुअली में जो गैमीट बन रहा है कंप्लीट वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक हैप्लॉइड ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो कब बन गई थी, जब यहाँ पे क्या हुआ था, मियोसिस फर्स्ट हुआ था। मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। द हैप्लॉइड nucleus of the male gamete and the ovum fuse together and form a diploid zygote, hence a zygote contains 46 chromosome। बताओ इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया, लास्ट वाली लाइन का। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने पढ़ा हुआ है, देखो एक बार पढ़ो। देखो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ये लाइन ये कहती है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल गैमीट के बारे में, ठीक है, जब यहाँ पे क्या बने हैं, स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, और जब हमने मेल गैमीट की बात की है तो मेल गैमीट जो थे वो हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड को हम एन से दिखाते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, और जब हमने बात की है अभी फीमेल गैमीट के बारे में यानी कि ओवम के बारे में, तो फीमेल गैमेट भी एन है यानी कि इसमें भी कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है। अच्छा, ह्यूमन की जो एक नॉर्मल सेल होती है, एक मनुष्य की जो एक नॉर्मल सेल होती है, गैमेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा इन दोनों का फ्यूजन जब होगा तो फ्यूजन कैसे होता है, एक्चुअली में फीमेल गैमेट है, उसके बाद अपना न्यूक्लियस तो है ही, उसमें उसके 23 क्रोमोसोम तो है ही। मेल गैमेट क्या करेगा, अपने जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा उसको फीमेल गैमेट में ट्रांसफर कर देता है, और जब ट्रांसफर कर देता है तो इन 23 क्रोमोसोम और इन 23 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं और इसको हम 2n कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट कहलाता है। बस इतनी सी बात कह रहा है ये लाइन। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, हेंस अ जाइगोट कंटेन ऑफ 46 क्रोमोसोम। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि किसी भी जीव में यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है, पहली चीज। दूसरा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगा, जैसे कि हमने कहा द, अच्छा ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम कहते हैं। तो आपने कहा कि जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में, द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल गैमेट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, एज द फीमेल इज XX, the ovum will occur carry the X chromosome. However, male are XY and therefore the male gamete can contain either X or Y. Hence, half of all the male gametes carry the X chromosome and the remaining half carries the Y chromosome. ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या बात हो रही है। हमने कहा कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं उनमें क्रोमोसोम होंगे, लेकिन सबसे पहले क्रोमोसोम को समझो। क्रोमोसोम जो है वो दो टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं 46, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं
सेक्स क्रोमोसोम्स। जो 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, ये इनको हम 44 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। वो कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। जो 1 पेयर होते हैं, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये तो सेम ही होंगे, मेल और फीमेल में ये तो सेम ही होंगे। ये जो एक पेयर होता है लैंगिक गुणसूत्र का, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लैंगिक गुणसूत्र कहेंगे। वो अलग होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में ये अलग होते हैं और फीमेल में ये अलग होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब 2 क्रोमोसोम। मेल में कैसे होते हैं ये? एक होगा एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। और फीमेल में कैसे होते हैं? फीमेल में दोनों ही एक्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं मेल में लिखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ 22 प्लस एक्स वाई? अच्छा, ये 22 पेयर है, 44 लिखते हैं। 22 भी लिख सकते हैं, लेकिन पेयर में लिखना से कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो मैंने बोला 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि 44 ये है, 45 46 ये हो गया है, और यहाँ पर क्या हुआ? 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि 45 46, ऐसे यहाँ पर कंडीशन आती है। अब गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है ये ध्यान दो। गैमेट फॉर्मेशन होगा, देखो टोटल तो ये कितने हो रहे हैं? 46 हो रहे हैं, है ना। गैमेट की बात नहीं चल रही है, एक नॉर्मल सेल की बात चल रही है। और फीमेल में भी टोटल कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। अब गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका हाफ होगा, हाफ ही तो होगा। हमने कहा जब गैमेट बनेंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, ये 2n है, अभी ये 2n है। अब ये जब हाफ होगा, जब यहाँ पर गैमेट बनेंगे, तो ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा। 44 का हाफ कितना होता है? 22 होता है, तो लिखो 22। और इसका हाफ कितना होगा? 1 होगा। लेकिन क्या 1 कैसे होगा? ये वाला आएगा गैमेट में, ये वाला आएगा। इसके आधार पे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो एक तो बनेगा 22 प्लस वाई या एक्स जो भी है, और दूसरा बनेगा, दूसरा टाइप का जो बन सकता है, पॉसिबिलिटी है 22 प्लस एक्स। यानी कि मेल में जो गैमेट बनते हैं वो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे हाफ होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, 46 का हाफ हो जाएगा। तभी तो हमने बोला था जब गैमेट बनेंगे, नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम उसमें रह जाते हैं। अब 23 में क्या होगा? ये ऑटोसोम्स भी क्या होंगे? हाफ होंगे। ये लैंगिक गुणसूत्र जो है ये भी हाफ होंगे। 44 का हाफ हो गया 22। जो लैंगिक गुणसूत्र है जो कि 2 है, एक्स और वाई, वेरी करता है कि गैमेट में वाई जाएगा या एक्स जाएगा। तो हमने कहा दोनों प्रकार के गैमेट बनते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 50-50% में या तो वाई बनेगा या यहाँ पे एक्स बनेगा, ठीक है। चलो, अब आपको करना क्या है? अब आपको ये देखना है कि फीमेल गैमेट जो है उसमें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे और उसमें किस प्रकार से गैमेट बनेंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।